जय हिंद दोस्तों, यशराज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौद्रिक विकास विकास के बारे में, यानी कि मुद्रा का विकास किस प्रकार से हुआ था। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय विकास परिषद तक आप लोग को बता दिए थे। तो ये अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास का तीसरा पार्ट है। तो चलिए इसमें मौद्रिक विकास से स्टार्ट करते हैं। तो मौद्रिक विकास वर्तमान 21वीं शताब्दी में मनुष्य को अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं उपलब्ध है। यदि हम इसके पीछे के इतिहास को देखें तो लगता है कि विगत वर्षों में इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए मनुष्य को कठिन परिश्रम करना पड़ा है। यानी जो भी मतलब इसको उपलब्ध है, यानी कि मुद्रा का जिस प्रकार से विकास हुआ है उसको ग्रहण करने के लिए मतलब परिश्रम मेहनत किया गया है मनुष्य के द्वारा। जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन कर अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अर्थव्यवस्था की उस अवस्था को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। यानी जब मुद्रा का प्रचलन नहीं था तो उस समय लोगों द्वारा वस्तु से वस्तु का लेन देन किया करते थे। यानी कि जो वस्तु उसके पास है वो हमें चाहिए था तो हम ले लेते थे, और जो वस्तु मेरे पास था अगर उसको ज़रूरत होती थी तो वो ले लेता था। इस प्रकार से लेन देन हुआ करता था, उसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वह अवस्था आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। यानी कि वह जो अवस्था थी वस्तु विनिमय प्रणाली, वह आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था थी। उस समय मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय मनुष्य को संख्या और आवश्यकता दोनों ही कम थी। इसलिए वस्तुओं के लेन देन यानी आदान प्रदान को उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति ही किया जा सकता था। लेकिन बाद में लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली गईं और उनकी संख्या बढ़ने के कारण अब छोटे से कस्बे से बढ़कर बड़े गांव एवं क्षेत्र में मनुष्य का फैलाव होने लगा। यानी धीरे धीरे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना मतलब प्रारंभ कर दिए। इस स्थिति में मनुष्य की सोच के आधार पर विनिमय की एक समान इकाई मुद्रा यानी उसको अंग्रेजी में हम मनी भी कह सकते हैं, प्रादुर्भाव हुआ। यानी उसका एक विनिमय का मतलब संसाधन का निर्माण किया गया, जिसे हम मुद्रा कहते हैं। अब वस्तु के बदले वस्तु नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा विनिमय यानी एक्सचेंज की क्रिया होने लगी। अब दूर दराज क्षेत्रों में भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनाज या अन्य वस्तुओं के बंडल को ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यानी यहाँ कह रहा है कि जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो उस समय लोग क्या करते थे, जो उसके पास जो सामान थी, अगर जिससे हमें एक्सचेंज करना है यानी कि आदान प्रदान करना, उसको देने के लिए ले जाना पड़ता था कि उसको हम ये चीज़ें देंगे तो वो उससे हम वो चीज़ लेंगे, इस प्रकार से। लेकिन जब मुद्रा का विकास हुआ तो वो सामान ले जाने का टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि मुद्रा दीजिए और कोई भी सामान आप ले सकते हैं उसके बदले, क्योंकि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा था। वही कह रहा है। अर्थव्यवस्था के विकास के इसी काल में व्यक्तियों के समूह पर शासन करने के लिए एक सरकार का अभ्युदय हुआ। सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। यानी उसका एक सरकार का मतलब सरकार द्वारा नियुक्त की गई पदाधिकारी का उस पे हस्ताक्षर होता था, जो ये प्रूफ करता था कि ये मतलब मेरे द्वारा ऑथोराइज है। यानी कि यहाँ इस देश में जहाँ भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, आपका मन। अर्थव्यवस्था के विकास के साथ अब लोग मुद्रा से भी हल्की चीज़ की आवश्यकता महसूस करने लगे। फलतः देश की सरकार के आधिपत्य से स्थापित बैंकों का निर्माण हुआ, जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किया जाने लगा। यानी जब मुद्रा का विकास हुआ तो देश की सरकार को एक कमी खलने लगी कि इसका भी नियंत्रण किसी के पास होना चाहिए। तो उसका नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा बैंकों का निर्माण किया गया।
तो वही कह रहा है जिसके द्वारा अब और भी आसानी से मुद्रा का हस्तांतरण किए जाने लगा, जिसे हम चेक कहते हैं। चेक जो होता है किसी व्यक्ति द्वारा उस पे ये प्रमाणित करके दिया जाता है कि जितना भी इसमें हम रकम भर रहे हैं और जिस व्यक्ति के नाम से ये भर रहे हैं उसके हम ये आवेदित करते हैं कि उसका बैंक में मतलब उसका खाता में पैसा भेज दिया जाए, उसी को चेक कहते हैं। इसे एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति का संस्था के नाम जारी करता है और सरकारी अधिपति से स्थापित बैंकों के द्वारा पैसे का आदान प्रदान होता है। आज के युग मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। यानी जो भी व्यक्ति आज के समय में सोच सकता है उसको एक कंप्यूटर का रूप दे सकता है, यानी कंप्यूटर के द्वारा उस कार्य को मतलब करवा सकता है। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज स्मरण शक्ति रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग देता है। यानी जब से कंप्यूटर का विकास हुआ, इससे हम बैंकिंग सिस्टम के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं। यह मशीन मानव के द्वारा किए गए आविष्कार का परिणाम है, जो मनुष्य से भी अधिक तेज से स्मरण शक्ति रखता है। यानी आप इस कंप्यूटर को जो भी आप कमांड दीजिएगा उसको उस कार्य को करने का ये साहस रखता है। बिजली से चलने वाला यह मशीन, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं, वह बड़ी तेजी से अपनी स्मरण शक्ति के बल पर पैसे के आदान प्रदान में भी सहयोग देता है। कंप्यूटर कैसा होता है, इसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है। आजकल कंप्यूटर सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान का सर्वसुलभ साधन हो गया है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कंप्यूटर के माध्यम से आप अगर किसी को सूचना देना चाहते हैं या आप उस पर पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी प्रकार का जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो सारा साधन आपको वो उपलब्ध करा सकता है। आगे कहता है प्रयोग एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण पहले जहां बड़ा कंप्यूटर लोगों के उपयोग में था, वही अब देखिए ये जो चित्र 1.1 में बताया गया यही है कंप्यूटर का स्वरूप है। कहता है लैपटॉप काफ़ी प्रचलन में है। कंप्यूटर का ये एक लेटेस्ट वर्जन है जिसे हम लैपटॉप कहते हैं। मोबाइल में भी कंप्यूटर के यंत्र काम करते हैं। यानी कि जो आप लैपटॉप में यानी कंप्यूटर में जो भी आप काम कर सकते हैं, लगभग 95% आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। ये सब लोगों की बढ़ती आवश्यकता एवं वैज्ञानिक आविष्कार के कारण संभव हो सका है। आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान निकासी होने लगा है, जिसे हम एटीएम कहते हैं, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के बैंक के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक के इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति प्लास्टिक के यांत्रिकी संकेत मैकेनिकल मार्क से किसी भी समय बैंक के एक चिन्हित स्थान से किसी भी समय पैसे निकाल सकता है। ये सारी क्रियाएं बिजली से संचालित कंप्यूटर द्वारा होती है। बैंक के जिस चिन्ह स्थान से हर समय पैसे निकालने की सुविधा होती है, उसे हम एटीएम कहते हैं। देखिए यहाँ आपको ये बताया गया है एटीएम का फुल ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। वहाँ पर आपसे पूछेगा एटीएम का पूर्ण स्वरूप क्या होता है। इस तरह आपने देखा कि किस तरह पहले के वस्तु विनिमय के युग में हम लोगों ने मुद्रा के युग में प्रवेश किया। आज हम लोग बैंकिंग प्रणाली के चेक युग से भी आगे कोर बैंकिंग तथा एटीएम के युग में प्रवेश कर गए हैं। एटीएम के अलावा हमें आज डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड की भी सुविधा प्राप्त होती है, जिसे इसे भी हम आर्थिक विकास की एक प्रक्रिया कहेंगे।
मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी यानी इसमें सार बताया गया है कि किस तरीका से मौद्रिक विकास का इतिहास, मतलब किस तरीका से मुद्रा का विकास हुआ। पहला स्टेज है वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी पहले वस्तु से वस्तु का लेन देन हुआ करता था इनिशियल स्टेज में। उसके बाद दूसरा स्टेप आया मौद्रिक प्रणाली। इसमें मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय हुआ, यानी लेन देन हुआ। इसके बाद तीसरा स्टेज आता है बैंकिंग प्रणाली। बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन होने लगा। इसके बाद चौथा स्टेप आता है कोर बैंकिंग प्रणाली। इसके अंतर्गत एक संकेत से एक व्यक्ति के खाते से दूर अवस्थित दूसरे व्यक्ति को उसी बैंक के माध्यम से पैसा का हस्तांतरण ट्रांसफर किया जाने लगा। उसके बाद आता है पांचवा स्टेप, जिसमें एटीएम का आविष्कार होता है, जिसके माध्यम से जो एक प्लास्टिक एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म संकेत के आधार पर कहीं भी तथा किसी समय निर्धारित बैंक के केंद्र से पैसे निकालने की सुविधा होती थी। उसके बाद आता है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में सिस्टम ये था कि बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का कार्ड होता था, जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसे का उपयोग किया जा सकता था। उसके बाद आता है सातवां स्टेप क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड भी बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और वो भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है, जिसके आधार पर उसके धारक यानी अकाउंट होल्डर द्वारा पैसे अथवा वस्तु का प्राप्त कर लेना, यानी कि वस्तु खरीद सकते थे। उसके बाद लेटेस्ट में आया है यूपीआई, यानी इसका पूर्ण रूप होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। डिजिटल भुगतान का एक ऐसा तरीका जो मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यानी मोबाइल आधारित प्लेटफॉर्म जैसे फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, अमेज़ोन पे हो गया, ये सब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप यूपीआई कर सकते हैं। आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है। इससे आप सुरक्षित तरीके से अपने बिलों का भुगतान एवं फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी से मौद्रिक विकास से रिलेटेड एक कहानी बताया गया है, जिसको कहते हैं सिंघासनी गांव की कहानी। इसमें क्या कहता है, बिहार बिहार के पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना अंतर्गत सिंघासनी गांव का एक लड़का छोटू प्रायः अपनी माँ को सब्जी वाली से अनाज के बदले सब्जी देते लेते देखता था। उसे जब भी अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों जैसे चीनी, कागज़, पेंसिल आदि की ज़रूरत होती थी, तो उसकी माँ को उसे गांव के दुकानदार से उन छोटी मोटी चीज़ों को लाने के लिए अनाज देती थी। छोटू के पिता जब शहर जाते हैं तो अपने अनाज को बेचकर रुपया लेकर छोटू और उसकी माँ के लिए कपड़े आदि लाते हैं। छोटू का एक संबंधी श्याम कुमार पटना में नौकरी करता था। एक बार होली की छुट्टी में वह अपने यहाँ छोटू को बुलाया। एक दिन शाम को वह छोटू को अपनी गाड़ी से बाजार घुमाने ले गया। बाजार जाने पर एक बड़े से दुकान पर श्याम कुमार ने कुछ सामान खरीदा, और जब पैसा देने का समय आया तो उसने एक प्लास्टिक का छोटा टुकड़ा दुकानदार को दिया, जो कंप्यूटर के माध्यम से पैसे का भुगतान किया। अब छोटू आश्चर्यचकित होकर अपने संबंधी श्याम कुमार से जिज्ञासावश पूछा कि बिना पैसे के आपको ये सामान कैसे मिले। श्याम कुमार ने धीरे धीरे से छोटू को समझाया कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी माँ जो अनाज के बदले वस्तु लेती है, वह मुद्रा के पूर्व के विनिमय की स्थिति थी, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। यानी पहले वस्तु से वस्तु का विनिमय हुआ करता था। तुम्हारे पिताजी अनाज बेचकर पैसे लेकर जो शहर में सामान लाते हैं, वह मौद्रिक प्रणाली की स्थिति है। यानी किसी वस्तु को मुद्रा को देकर किसी वस्तु को खरीदना मौद्रिक प्रणाली के अंतर्गत आता है। और आज हम जो प्लास्टिक के एक टुकड़े से अपनी वस्तु की कीमत का भुगतान किए हैं, वह कंप्यूटरीकृत बैंकिंग प्रणाली है। आज के युग में हम ऐसा भुगतान चेक के द्वारा भी कर सकते हैं।
अथवा इस प्लास्टिक के टुकड़े को, जिसे क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड कहते हैं, से भी कर सकते हैं। छोटू आश्चर्य से अपने संबंधी श्याम कुमार की बातों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसने गांव तथा स्कूल लौटकर अपने साथियों से विनिमय के विकास की इस क्रिया को कहने का संकल्प लिया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी। इसमें इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीका से मुद्रा का विकास हुआ। आगे देखते हैं। आगे कहता है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यानी आर्थिक विकास हो रहा या नहीं हो रहा, उसको हम किस मापदंड के आधार पे माप सकते हैं। तो उसके कुछ मापदंड हैं, उसी के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला मापदंड है राष्ट्रीय आय। यानी आर्थिक विकास को हम एक राष्ट्रीय आय के द्वारा भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थिक विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर राष्ट्रीय आय अगर में कमी आएगी तो राष्ट्रीय विकास में भी कमी आएगी, आर्थिक विकास में भी कमी आएगी। अगर राष्ट्रीय आय ज़्यादा होगा, वृद्धि होगी, तो इसमें भी आर्थिक विकास में भी वृद्धि होगी। उसी प्रकार से है। तो पहला आता है राष्ट्रीय आय, यानी नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को, यानी जो भी एक वर्ष के अंतर्गत जो भी देश में वस्तुओं अथवा सेवाओं का लेन देन होता है, उसमें जो मौद्रिक मूल्य जो लागत लगता है, उसका कुल योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। जाहिर से बात है, जिसका राष्ट्रीय आय कम होगा वो तो अभी अविकसित कहलाएगा ही। तो वही कह रहा है। आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। आर्थिक विकास की माप के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। यानी ये देखने को मतलब मिला है कि अगर किसी देश का आर्थिक विकास को अगर मापना है तो सबसे बढ़िया सूचकांक प्रति व्यक्ति आय को मतलब माना जाता है। यानी जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा, जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित कहलाएगा। तो वही कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी जो प्रति व्यक्ति आय को हम किस तरीका से निकाल सकते हैं, उसी को ये फॉर्मूले के रूप में बताया गया है। यानी कि जो भी देश का राष्ट्रीय आय है और उस देश का जितना भी टोटल जनसंख्या है, अगर टोटल जनसंख्या में राष्ट्रीय आय को अगर भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा जो शेषफल नहीं, जो भागफल आएगा उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। विश्व बैंक, यानी उसको जो इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, की विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है, वह विकसित देश यानी समृद्ध देश हैं। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है, उसे निम्न आय वाला देश यानी विकासशील देश कहा गया है।
यानी जो वर्ल्ड बैंक की ओर से जो रिपोर्ट निकाला जाता है, जो 2006 में निकाला गया था, उसको विश्व विकास रिपोर्ट कहा जाता है। उसके अंतर्गत 2004 में जिस भी देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से प्रति वर्ष या फिर उससे अधिक जो भी देश का प्रति व्यक्ति आय, वह देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आता है। और जो देश उस समय 37,000 प्रति वर्ष जिस देश का प्रति व्यक्ति आय होता था, वह देश अविकसित या विकासशील राष्ट्र के अंतर्गत आता था। तो वही कह रहा, इससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश यानी विकासशील देश कहा गया। भारत निम्न आय वर्ग के देश में आता है, क्योंकि भारत की प्रति व्यक्ति आय 2004 में केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष थी। यह क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि वर्ष 2004 के अनुसार भारत का राष्ट्र प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, तो उसमें आप ये आंसर दे सकते हैं कि 28,000 प्रति वर्ष। कुछ चयनित राज्यों के अध्ययन से यह पता चलता है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है। यह निम्न तालिका से स्पष्ट होता है। ये एक तालिका बताया गया है कि उस समय भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय अधिक था तो किस राज्य का कम था। तो पहला राज्य है पंजाब। उसमें बताया गया है कि 2000 से लेकर 2003 के लिए प्रति व्यक्ति आय यानी उस समय 26,000 था। वही 2020 से 21 की स्थिर स्थिति के अनुसार 1,11,662 रुपये। और वही केरल का देखा जाए तो 2000 से 2003 के बीच 22,800 प्रति व्यक्ति आय था। वही 2020-21 में 1,32,700 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं। वही बिहार की बात की जाए तो 5,700 था 2000 से 2003 के बीच। वही 2020 से 21 के बीच 28,127 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं। तो इस तालिका को देखकर ये हम कह सकते हैं कि केरल राज्य का सबसे ज़्यादा मतलब ग्रोथ हुआ है, वृद्धि हुआ है, जिसमें पहले की तुलना में बहुत ही ज़्यादा अब पहुंच गया है प्रति व्यक्ति आय। तो वही कह रहा है तालिका 1.3 से यह स्पष्ट होता है कि इन 3 राज्यों में केरल की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है और बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगर विकास को मापने के लिए प्रति व्यक्ति आय का प्रयोग किया जाए तो इन तीनों राज्यों में केरल सबसे अधिक और बिहार सबसे कम विकसित राज्य माना जाएगा। उसके बाद आता है माप विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसे आप शॉर्ट में HDI भी कह सकते हैं। यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट HDR विभिन्न देशों की तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करती है। जहाँ तक मानव विकास सूचकांक HDI का प्रश्न है तो इसके 3 सूचक हैं। पहला जीवन आशा, दूसरा शिक्षा प्राप्ति और तीसरा जीवन स्तर। फॉर्मूले के अनुसार देखा जाए तो HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसका जो फॉर्मूला होता है यानी जीवन आशा सूचकांक प्लस शिक्षा प्राप्ति सूचकांक प्लस जीवन स्तर सूचकांक। HDI तीनों सूचकांकों का औसत होता है। पैमाने पर सभी देशों की HDI दर 0 से 1 होती है।
भारत तथा उसके पड़ोसी देशों की 2004 की मानव विकास रिपोर्ट को निम्न तालिका 1.4 द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रिपोर्ट जो है 2004 के अनुसार किन देशों का कम है, किन देशों का ज़्यादा है, वो इसमें बताया गया 1.4 में तालिका में। जहाँ स्विट्जरलैंड, यहाँ पर देखिए, यहाँ कहता है चूंकि 2006 में 177 देशों के लिए एचडीआई की गणना की गई थी, उसमें भारत का एचडीआई मूल्य 0.611 है। यानी कि जो ये यूएनडीपी का मानव विकास रिपोर्ट है, उसमें 2006 में 177 देशों का ये रिपोर्ट आई थी, जिसमें भारत का एचडीआई मूल्य 0.611 है तथा 126 क्रम पर है। यानी जो रैंकिंग होता है उस हिसाब से 126 स्थान पर है। इसका मतलब है कि भारत में मानव विकास स्तर मध्यम स्तर का है। लिंग विकास सूचकांक यानी जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स की दरों में भारत ने 2000 में 105वें क्रम से 2004 में 96वें क्रम पर आ गया था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे पड़ोस का एक छोटा सा देश श्रीलंका भारत से आगे है, और भारत जैसे बड़े देश का विश्व में इतना नीचा क्रमांक है। किंतु भारत में विकास की क्रिया में तेजी आने के कारण अब स्थिति सुधरने लगी है। पहले की अपेक्षा अब बहुत ही स्थिति सुधर चुकी है। ये वर्ष 2006 का ये बात किया जा रहा है, उस समय था, अब तो काफ़ी सुधर गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आगे की क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।